प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल जियो प्लैनेट कॉर्नर पर हार्दिक स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे कि मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और यदि आपको वीडियोस पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स, भूगोल की सीरीज़ में हम कक्षा 11 के लिए एक महत्वपूर्ण अध्याय पर चर्चा कर रहे थे जिसमें हमने सूर्य ताप की बात की थी और इसमें हमने देखा था किस प्रकार से हमारी पृथ्वी का ऊष्मा बजट होता है। और आज के सेशन में हम कक्षा 11 के लिए महत्वपूर्ण अध्याय जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं उसमें हम बात करेंगे तापमान की। टेम्परेचर की बात करेंगे कि टेम्परेचर किस प्रकार से वेरिएशन करता है। टेम्परेचर में ऐसी क्या कंडीशंस हमें देखने को मिलती है जिसके माध्यम से हम ये जान पाते हैं कि वहाँ तापमान किस रूप से बदलता होगा, या बदलने का जो प्रारूप है वो हमारी पृथ्वी के अकॉर्डिंग किस किस अक्षांश पे किस किस प्रारूप में रहता होगा। साथ ही साथ हम बात करेंगे दोस्तों कि तापमान के वितरण को हमारी इस पूरी पृथ्वी पर, जो कि हमें पता है कि हम तापमान, वायु दाब, पवनें या इनके बारे में जब हम अध्ययन करते हैं, या यूँ हम कहें कि हम जलवायु के बारे में अध्ययन करते हैं, तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो रेखाएं होती हैं वो अक्षांश रेखाएं होती हैं। कौन सी रेखाएं होती है दोस्तों? अक्षांश रेखाएं होती हैं। और इन अक्षांश रेखाओं के माध्यम से हम संपूर्ण जानकारी प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, इसमें हम ये पढ़ने वाले हैं कि तापमान को प्रभावित करने वाले या उनको नियंत्रित करने वाले कौन से ऐसे कारक हैं जिसके माध्यम से तापमान प्रभावित होता है या नियंत्रित होता है। साथ ही साथ हम पढ़ेंगे कि तापमान का जो वितरण है वो इस पूरे ग्लोबल पैटर्न पर, हमारी पूरी पृथ्वी पर भूमध्य रेखा से उत्तरी ध्रुव तक, भूमध्य रेखा से दक्षिणी ध्रुव तक किस प्रकार से एक पूरा पैटर्न बनता है। तो इसको आप समझने के लिए आप अपनी एटलस सामने रखें और ज्योग्राफी का कोई भी टॉपिक, चाहे आप 11th में ज्योग्राफी पढ़ें, आप 12th में ज्योग्राफी पढ़ें, कॉलेज में पढ़ें, या मैं ये कहूँ कि कक्षा 6 से ही यदि आप अपने छोटे बहन भाई आपके होंगे, यदि वो कक्षा 6 से लेकर 12 के बीच में हैं या कॉलेज में अध्ययन कर रहे हैं, तो आप उन्हें एडवाइस दें कि आप ज्योग्राफी को जब भी पढ़ें विथ मैप ही पढ़ें, समझें। क्योंकि जितने भी चैप्टर्स हैं, जो थियोरेटिकल पार्ट होता है उसमें तो आप उसको पढ़ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। बट जहाँ पर एज अ पृथ्वी के बारे में बात होती है तो ग्लोब आपके सामने हो, छोटा सा ग्लोब आप लेकर आ सकते हैं। फिर मैप के बारे में विषय में बात हो रही है तो आप मैप को आप देख सकते हैं, एटलस पर आप देख सकते हैं, ठीक है। दूसरा, ज्योग्राफी में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ आपको ना तो आप ला सकते हैं, लेकिन इंटरनेट के माध्यम से आप उस चीज़ को सर्च कर सकते हैं। तो यदि आप उन चीज़ों को अपनी आँखों से देखेंगे, ठीक है, एटलस में देखेंगे, तो काफ़ी हद तक आपको पता चलेगा कि ऐसी कंडीशंस क्यों हो रही है, होने के पीछे कारण क्या है। फिर आपके दिमाग में क्वेश्चन मार्क बनेगा और उस क्वेश्चन मार्क को आप अपने अध्यापक से पूछें। तो जब वो क्वेश्चन मार्क आपका सोल्व हो जाएगा, इसका मतलब आपकी वो जो टॉपिक है उस टॉपिक पे जो पकड़ है वो मजबूत हो जाएगी। तो इसका विशेष ध्यान रखें। हालांकि ऑनलाइन क्लासेस में इतना संभव नहीं है कि बिल्कुल बारीक से बारीक चीज़ पढ़ाई जा सके। ये जो कक्ष का वातावरण होता है उसी में ये सब चीज़ें अच्छे समझाई जा सकती है, और विशेषकर वो सब्जेक्ट जो प्रैक्टिकल है। जिन सब्जेक्ट्स में चित्रों के माध्यम से, डायग्राम के माध्यम से या प्रैक्टिकली वो चीज़ हम करके आपको बता सकते हैं, तो वो जब भी पॉसिबल है जब वो कक्ष का वातावरण हमें मिले। और इस तरह की चीज़ें हम केवल बता सकते हैं, समझा सकते हैं, आप समझें उसको। और इस तरह की जो मैं समझता हूँ जो वातावरण कक्ष में होता है वो ऑनलाइन क्लासेस में नहीं देखने को मिलता। फिर भी जब तक स्कूल नहीं खुलते हैं तब तक हम इसी तरह से हमारी प्रक्रिया जारी रखते हैं। चलिए, आज हम बात करेंगे दोस्तों तापमान के बारे में। टेम्परेचर किस प्रकार से वेरिएशन करता है, वितरण किस प्रकार का रहता है, कि वहाँ किस प्रकार की दशाएं होती है, उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। वायुमंडल एवं भूपृष्ठ के साथ सूर्य ताप की अन्योन्य क्रिया द्वारा जनित
ऊष्मा तापमान के रूप में मापा जाता है। देखिए, ऊष्मा तापमान का मतलब क्या हो गया? ऊष्मा तापमान का मतलब ये हो गया दोस्तों कि सूर्य के द्वारा जो आने वाला तापमान है वो वायुमंडल और भूपृष्ठ को गर्म करता है, अपनी क्रियाएं वो उत्पन्न करता है, और उससे जो जनित तापमान होता है वही एक प्रकार से मापा जाता है, उसे ही हम तापमान कहते हैं। जहाँ ऊष्मा किसी पदार्थ कणों के अणुओं की गति को दर्शाती है, यानी कि ऊष्मा जो है वो किसी भी पदार्थ के कणों के अणुओं की गति को दर्शाती है। आपको ध्यान होगा, आपने पिछले अध्याय में आपने पढ़ा था कि हम बात कर रहे थे कंडेंसेशन, चालन की बात कर रहे थे, है ना, जहाँ मैंने बताया था आपको कि गर्म पदार्थ ठंडा पदार्थ, जब गर्म पदार्थ ठंडे पदार्थ की तरफ गमन करता है तो उसको भी अपनी प्रकृति में ढाल लेता है। तो ठीक उसी प्रकार से जो पदार्थ होते हैं वो हीट पाकर फैलते हैं, उनकी प्रवृत्ति होती है, मूवमेंट उनमें होता है। तो ये गति जो होती है ये बताता है कि उसमें ऊष्मा का संचालन हो चुका है। वही तापमान किसी पदार्थ या स्थान के गर्म या ठंडा होने का डिग्री में माप है। तो हम जानते हैं कि किसी भी वही तापमान किसी पदार्थ, कोई पदार्थ हो सकता है, जैसे मान लीजिए आप पानी को बॉईल करते हैं, तो जब आप पानी को बॉईल करते हैं इट्स मीन्स वो किसी ना किसी टेम्परेचर पर बॉईल हुआ है, ठीक है। या आप पानी को ठंडा करते हैं, आप आइस क्यूब्स वगैरह जमाते हैं फ्रीज़र वगैरह में, तो आप वो भी किसी टेम्परेचर पर ठंडी होती है, राइट। तो यही उसका गर्म होना या उसका ठंडा होना ही हम क्या कह सकते हैं कि वहाँ पर तापमान किस प्रकार का है, और उसे हम अक्सर डिग्री में ही नापते हैं। जैसे अभी सर्दियों के दिन चल रहे हैं, ठीक है, शीत ऋतु इस समय पूरे भारत में आप देख सकते हैं, विशेषकर उत्तर भारत में। तो यहाँ टेम्परेचर धीरे धीरे कम होता जा रहा है, और बेसिकली हम देखते हैं कि जो हमारा मैदानी क्षेत्र है वहाँ पर 5 डिग्री, ये देखिए इस तरह से मैंने लिखा 5 डिग्री और आगे मैंने लगा दिया सेल्सियस। सेल्सियस ये डिनोट करता है कि ये तापमान को शो कर रहा है, ठीक है। इसके अलावा एक यूनिट और होती है, उसको बोलते हैं फ़ारेनहाइट, तो वो F होती है, लेकिन उसकी फिर ये संख्या चेंज हो जाती है, ठीक है। फ़ारेनहाइट की जो संख्या होती है वो 32 डिग्री से काउंट होती है, जबकि सेल्सियस की जो होती है वो 0 डिग्री, या यूँ कह सकते हैं 1 2 3 4 5, या फिर वो माइनस में भी हो सकती है। ठीक उसी प्रकार से फ़ारेनहाइट भी माइनस में हो सकता है। तो ये डिग्री जो है वो इसका एक माप है तापमान को दर्शाने का। इज़ इट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। आगे बात है कि तापमान के वितरण को नियंत्रित कौन कौन से ऐसे कारक है जो तापमान को नियंत्रित करते हैं। अब देखिए इसमें आपको दे रखा है उस स्थान की अक्षांश रेखाएं। जैसे मैंने बात की अभी कि जलवायु को निर्धारित करने के लिए अक्षांश रेखाओं का होना बहुत ज़रूरी है। समुद्र तल से उस स्थान की उत्तुंगता, यानी कि उसका एल्टीट्यूड कितना है, उसकी ऊंचाई कितनी है समुद्र तल से, समुद्र से उसकी दूरी किस प्रकार की है, वहाँ वायु का परिसंचरण किस प्रकार से हो रहा है, वहाँ पर कोष्ण व ठंडी महासागरीय धाराओं की उपस्थिति कैसी है, यानी वहाँ गर्म जल धारा है या ठंडी जल धारा है, ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है वहाँ के तापमान को प्रभावित करने के लिए। और एक होता है स्थानीय कारक, यानी कि लोकल फैक्टर्स किस प्रकार के हैं, वो भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर बन जाता है। अब इसमें हम पढ़ने वाले हैं अक्षांश, लैटिट्यूड्स की हम बात करें। किसी भी स्थान पर तापमान उस स्थान द्वारा किसी भी स्थान पर तापमान उस स्थान द्वारा प्राप्त सूर्य ताप पर निर्भर करता है। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट, किसी भी अक्षांश का जो या किसी भी स्थान का तापमान निर्भर करेगा कि वहाँ सूर्य ताप किस प्रकार से प्राप्त हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें, फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए पृथ्वी है, और पृथ्वी की यदि हम बात करें तो पृथ्वी का ये भाग भूमध्य रेखीय भाग है, ये भाग उत्तरी ध्रुवीय है, और ये भाग दक्षिण ध्रुवीय है। और यहाँ आप मान लें कि आपका ये यहाँ सूर्य है और ये चमक देता है। ऐसी स्थिति में देखिए दोस्तों आप क्या देख पाएंगे, ऐसी स्थिति में आप ये देख पाएंगे कि सूर्य की यहाँ जो किरणें जा रही है वो तिरछी है, यहाँ किरणें बिल्कुल लंबवत है, और फिर यहाँ वापस तिरछी है, इस रीजन में वापस किरणें तिरछी हो गई। तो ऐसी स्थिति में सूर्य का ताप सर्वाधिक कहाँ आएगा, यहाँ सबसे ज़्यादा आएगा, सबसे कम कहाँ आएगा तो यहाँ आएगा, ठीक है। तो नॉर्मली है कि यहाँ टेम्परेचर कैसा होगा, माइनस में, या यूँ कह सकते हैं कि टेम्परेचर कम होगा। माइनस का मतलब इन द सेंस कम होना।
और यहाँ टेम्परेचर कैसा होगा, प्लस, प्लस इन द सेंस यानी अधिक होगा, करेक्ट। तो जहाँ सूर्य की किरणें सर्वाधिक सीधी होगी, सर्वाधिक तेज होगी, सर्वाधिक समय तक होगी, इट्स मीन्स वहाँ पर टेम्परेचर क्या होगा, अधिक यानी प्लस। और जहाँ सूर्य की किरणें तिरछी हैं, तिरछी होगी तो क्या होगा, बहुत बड़े क्षेत्र में फैलेगी, बहुत बड़े क्षेत्र में फैलेगी तो उतना जल्दी गर्म नहीं कर पाएगी जितना जल्दी वो भूमध्य रेखा पे करती है। तो वहाँ इट्स मीन्स टेम्परेचर क्या होगा, कम, माइनस इन द सेंस कम, राइट। हालांकि यहाँ माइनस में ही रहता है टेम्परेचर, दो आपके उत्तरी ध्रुव है और दक्षिणी ध्रुव है, ये ऑलमोस्ट 8 से 9 महीने जो है माइनस में ही रहते हैं, लेकिन यहाँ माइनस इन द सेंस ये है कि कम होना, इज इट क्लियर, और प्लस इन द सेंस यानी तापमान का बढ़ना। नेक्स्ट हम बात करें तो उत्तुंगता, उत्तुंगता इसमें लैटिट्यूड यानी कि उस स्थान की समुद्र तल से ऊंचाई कैसी है। समुद्र तल से ऊंचाई जिस प्रकार की होगी, जितनी दूरी अधिक होगी तो नेचुरली वहाँ तापमान धीरे धीरे कम होता जाएगा, क्योंकि समुद्र के निकटवर्ती जो भाग होते हैं वो अधिक गर्म रहते हैं, और जैसे जैसे हम ऊंचाई की तरफ बढ़ते जाते हैं तो माप हमें कुछ अंतर नज़र आता है, वहाँ पर तापमान में परिवर्तित नज़र आता है। देखिए, वायुमंडल पार्थिव विकिरण द्वारा नीचे की परतों में पहले गर्म होता है, यही कारण है कि समुद्र तल के पास के स्थान तापमान अधिक तथा ऊंचे भाग पे स्थित तापमान कम। इज इट क्लियर, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि समुद्र के तल के आसपास का जो स्थान होगा वहाँ तापमान अधिक होगा और ऊंचे भागों में तापमान कम देखने को मिलता है, और वायुमंडल पार्थिव विकिरणों द्वारा नीचे की परतों को पहले गर्म करता है। अन्य शब्दों में तापमान सामान्य उत्तुंगता बढ़ने के साथ घटता है, यानी जैसे जैसे हाइट बढ़ती है उस किसी भी स्थान की तो नेचुरली वहाँ पर तापमान घटता ही है। जैसे इस पैराग्राफ में आगे हम पढ़ेंगे कि उत्तुंगता के बढ़ने के साथ तापमान के घटने की दर सामान्य ह्रास दर, नॉर्मल लैप्स रेट कहलाती है, और ये एक इसकी रेट आपको ध्यान रखनी है, अक्सर प्रश्न में पूछी जाती है। ये प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाता है कि सामान्य ह्रास दर कितनी होती है, किसे कहते हैं। तो ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान के जो घटने की दर है वही क्या कहलाती है, सामान्य ह्रास दर। और ये सामान्य ह्रास दर जो है प्रति 1000 मीटर की ऊंचाई पर बढ़ने पर 6.5 सेल्सियस हो जाती है, यानी 6.5 सेल्सियस तापमान क्या है, घट जाता है। क्लियर, यानी जैसे जैसे हम ऊंचाई बढ़ती जाएगी, मान लेते हैं सपोज मान लेते हैं 2000 मीटर की ऊंचाई पर आप जा रहे हैं, ठीक है, जहाँ भी जिस स्थान पर आप रहते हैं वहाँ से आप 2000 मीटर की ऊंचाई पर जाएंगे तो जो रेट गिरने की जो दर है वो 6.5 प्लस 6.5 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 13, यानी 13 डिग्री माइनस हो जाएगा तापमान। हालांकि वहाँ पर और चीज़ भी वेरिएशन करेगी, वहाँ पे और चीज़ भी ऐसे इंपॉर्टेंट होगी, लेकिन फिर भी तापमान घटना शुरू हो जाएगा। इज इट क्लियर, जितना आप 1000 मीटर प्लस करते जाएं तो उतना ही तापमान नीचे आप घटाते जाएं। जैसे फॉर एग्जांपल सपोज़ मान लीजिए कि आप जिस स्थान पर रहते हैं वहाँ पर तापमान, एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, ठीक है, आप क्वेश्चन सॉल्व करके बताएं। मान लीजिए कि आप ए स्थान पर रहते हैं, मान लीजिए आप कोई ए स्थान है वहाँ रहते हैं और उस ए स्थान का तापमान 40 डिग्री है, 40 डिग्री सेंटीग्रेड वहाँ का तापमान है। इज इट क्लियर, अब आप ए स्थान से किसी बी स्थान पे गए, ए स्थान से किसी बी स्थान पर आप गए और वो बी स्थान जो है वो 8000 मीटर की ऊंचाई पर है, 8000 मीटर की ऊंचाई पर है। इज इट क्लियर, ठीक है, या आप इसको 9000 कर लीजिए। कोई बी स्थान है और बी स्थान कितना ऊंचाई पे है, 9000 मीटर की ऊंचाई पर है। कितनी ऊंचाई पर है, 9000 मीटर की ऊंचाई पर है। तो आप मुझे कैलकुलेट करके बताएं दोस्तों कि 9000 मीटर पर जब आप ए स्थान से बी स्थान, यानी जो कितना ऊंचा है 9000 मीटर, जब आप वहाँ जाते हैं तो जिस स्थान से आप चले थे वहाँ तो टेम्परेचर कितना है, 40 डिग्री सेंटीग्रेड, और जब आप 9000 मीटर पे पहुँच गए तो वहाँ टेम्परेचर फिर कितना होगा। तो ये क्वेश्चन मार्क है आपके लिए, आप इसको सॉल्व करके बताएं कि सर जब हम 9000 मीटर की ऊंचाई पे पहुँचते हैं तो वहाँ टेम्परेचर कितना होगा, और जब हम ए स्थान से चले थे तो वहाँ टेम्परेचर कितना है, 40, तो दोनों में डिफरेंस कितना है। जहाँ से हम चले थे
जहाँ से हम चले थे वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड, और जहाँ हम पहुँचे हैं वहाँ टेम्परेचर पहले काउंट करना है कि वहाँ काउंट कितना हो रहा है, कम हो रहा है या ज़्यादा है, और डिफरेंस कितना है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। नेक्स्ट हम देखते हैं समुद्र से दूरी, कि समुद्र से दूरी किस प्रकार से तापमान को नियंत्रित करती है। किसी भी स्थान के तापमान को प्रभावित करने वाला दूसरा महत्वपूर्ण कारक समुद्र से उसके स्थान की दूरी होती है। इम्पोर्टेंट है। स्थल की अपेक्षा समुद्र धीरे धीरे गर्म और धीरे धीरे ठंडा होता है, ये हमें पता ही है। स्थल जल्दी गर्म और जल्दी ठंडा होता है, इसलिए समुद्र के ऊपर स्थल की अपेक्षा तापमान में भिन्नता कम होती है। समुद्र के निकट स्थित क्षेत्रों पर समुद्र एवं स्थलीय समीर का सामान्य प्रभाव पड़ता है और तापमान सम रहता है। तो देखिए ये परिस्थिति क्यों बनी, ऐसा जान लेना आवश्यक है कि जैसे जैसे हम दूरी बढ़ती है तो तापमान धीरे धीरे कम होता जाता है, पर चूंकि अन्य कारक जो होते हैं वो भी इस पर अपना प्रभाव डालते हैं। जैसे दोस्तों हम बात करें राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्रों की बात करें तो ये समुद्र तल से तो काफ़ी दूर है, लेकिन यहाँ पर वनस्पति नहीं है, चारों ओर मरुस्थल है। तो एक कारण ये भी बनता है कि यहाँ तापमान दिन के समय अधिक और फिर रात्रि के समय कम हो जाता है। तो ये वेरिएशन होता है, देखने को मिलता है, लेकिन वहाँ की दूसरी कंडीशंस भी अप्लाई हो जाती है, तापमान कम देखने को मिलता है। इसी प्रकार ठंडी महासागरीय धाराओं के प्रभाव के अंतर्गत आने वाले समुद्र तटों की अपेक्षा गर्म महासागरीय धारा के प्रभाव में आने वाले तटों की तापमान अधिक होता है, ये एक सामान्य बात है। अब देखिए तापमान का वितरण हम देखें तो तापमान का वितरण जनवरी से जुलाई के मध्य जो तापमान का वितरण है वो पूरा अलग अलग देखने को मिलता है। आपको दो डायग्राम दिए हुए हैं, एक में आप देखेंगे जनवरी का तापमान बताया गया है और एक में आपको जुलाई का तापमान बताया गया है। देखिए दोस्तों, सामान्यतः तापमान पर अक्षांश के प्रभाव को मानचित्रित के रूप में स्पष्ट किया जा सकता है, देखा जा सकता है, मैंने बताया आपको, क्योंकि समताप रेखाएं प्राय अक्षांश के समानांतर होती है। इस सामान्य प्रवृत्ति के विचलन विशेष रूप से उत्तरी गोलार्ध में जुलाई की जो समताप रेखाएं होती है वो कुछ भिन्न होती हैं, ठीक है, अधिक स्पष्ट होता है। दक्षिणी गोलार्ध की अपेक्षा उत्तरी गोलार्ध में स्थलीय भाग अधिक है, इसलिए भूसंहति और समुद्री धाराओं के प्रभाव स्पष्ट हो जाता है। जनवरी में समताप रेखाएं महासागर के उत्तर और महाद्वीपों के दक्षिण की ओर विचलित होती रहती है। इसे हम अटलांटिक महासागर पर देखा जा सकता है। उष्ण महासागरीय धाराएं गल्फ स्ट्रीम तथा उत्तरी अटलांटिक महासागरें ड्रिफ्ट की उपस्थिति से उत्तरी अटलांटिक महासागर अधिक गर्म हो जाता है और ये धीरे धीरे मुड़ना प्रारंभ हो जाती है। ये साइबेरिया के मैदान में ज़्यादा स्पष्ट हो पाती है। 60 डिग्री पूर्वी देशांतर के साथ साथ 80 डिग्री उत्तरी अक्षांश एवं 50 डिग्री उत्तरी दोनों ही अक्षांशों पर जनवरी का जो माध्य तापमान होता है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक पाया जाता है। इसी प्रकार जनवरी का भी तापमान हमें कम देखने को मिलता है। दूसरा हम बात करें जुलाई का तापमान उत्तरी गोलार्ध में अधिक हो जाता है और दक्षिणी गोलार्ध में कम हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सूर्य यहाँ पर 2 बार गति करता है। दक्षिणी गोलार्ध में तापमान महासागरों को स्पष्ट प्रभाव देखा जा सकता है। यहाँ समताप रेखाएं लगभग अक्षांश और समांतर चलती है तथा उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा भिन्न कम तीव्र होती है। जुलाई में समताप रेखाएं प्राय अक्षांशों के समानांतर चलती है। विषुवत महासागरीय तापमान 27 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक हो जाता है और इस तरह से हम देखते हैं कि तापमान में भिन्नता देखने को मिलती है। जनवरी एवं जुलाई के बीच तापांतर को प्रदर्शित करता है। सर्वाधिक तापांतर यूरेशिया महाद्वीप के उत्तरी भाग में पाया जाता है। अब हम बात करें दोस्तों, इसे हम महाद्वीपीयता कहते हैं। तापमान का व्युत्क्रमण कि तापमान ऊंचाई के साथ घटता जाता है। सामान्यतः तापमान ऊंचाई के साथ घटता जाता है जिसे सामान्य ह्रास दर कहते हैं, पर कई बार स्थिति बदल जाती है और सामान्य ह्रास दर उलट जाती है। इसे तापमान का व्युत्क्रमण कहते हैं कि घटने की बजाय तापमान बढ़ जाता है। कभी कभी ऐसी परिस्थिति होती है तापमान घटने की बजाय बढ़ जाता है। अक्सर व्युत्क्रमण बहुत थोड़े समय के लिए होता है, पर यह काफ़ी सामान्य घटना है। सर्दियों की मेघ विहीन लंबी रातें, शांत वायु व्युत्क्रमण के लिए आदर्श दशाएं हैं। दिन में प्राप्त ऊष्मा रात के समय विकृत कर दी जाती है और सुबह तक भूपृष्ठ अपने ऊपर की हवा से अधिक ठंडी हो जाती है। ध्रुवीय क्षेत्रों में वर्ष भर तापमान व्युत्क्रमण होना एक सामान्य बात है।
भूपृष्ठीय व्युत्क्रमण वायुमंडल के निचले स्तर में स्थिरता को बढ़ावा देता है। धुआं और धूल के कण व्युत्क्रमण स्तर से नीचे एकत्रित होकर चारों ओर फैल जाते हैं, जिनसे वायुमंडल निम्न स्तर बढ़ जाता है। इससे सर्दियों में सुबह के समय घने कोहरे की रचना सामान्य घटना है। ये व्युत्क्रमण के कुछ ही घंटों तक रहता है और सूर्य के ऊपर चढ़ने और पृथ्वी के गर्म होने के साथ ये समाप्त भी हो जाता है। पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में वायु अपवाह के कारण व्युत्क्रमण की उत्पत्ति होती है। पहाड़ियों और पर्वतों पर रात ठंडी और गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में भारी और घनी होने के कारण लगभग जल की तरह ये कार्य करती है और फिर नीचे धीरे धीरे एकत्रित होती है और इसे वायु अपवाह कहते हैं। ये पाले से पौधों की रक्षा करती है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हमारा ये चैप्टर भी संपूर्ण हो गया है। इसके क्वेश्चन आंसर आप देखें, इनको आप मैच करें और क्वेश्चन आंसर के आप आंसर अपनी बुक में टिक करें, पढ़कर समझ कर कि कौन से प्रश्न का आंसर कहाँ होगा, और नोट्स फॉर्म ज़रूर बनाएं। तो मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, जब तक के लिए धन्यवाद।